आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां एक साधारण आदमी की मौत ने एक छोटे से कस्बे को हिला के रख दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भदवानी डिस्ट्रिक्ट के आशाग्राम बाईपास रोड की, जहां नवंबर 30, 2024 की रात लगभग 12 से 12:30 के बीच में आशाग्राम बाईपास के नर्मदा ब्रिज के नज़दीक से एक इमरजेंसी कॉल आता है। एक पति पत्नी को लूट लिया गया है। भादवानी थाना की 112 टीम बिना देरी के वारदात की जगह पर पहुंचती है। वहां एक औरत घबराई हुई चोटिल हालत में खड़ी थी। उसके पति की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। औरत ने अपना नाम सारिका काग और पति का नाम मोहन काग बताया और वो रोकर बताती है, 3 लड़के मोटर बाइक पे आए, बिना कुछ बोले हमला किया, हमारे 50,000 रुपए लूट लिए और पुल की तरफ भाग गए। पुलिस तुरंत आदमी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गई, पर डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया हम उन्हें नहीं बचा पाए। केस अब सिर्फ आम लूट का नहीं रह गया था, मर्डर का हो गया था। थाना इंचार्ज दिनेश कुशवाहा को पूरी जानकारी दी गई। वो फौरन वारदात की जगह पर पहुंचे। मामला गंभीर था तो उनके पीछे एसडीओपी दिनेश बोहान भी पहुंच गए। उन्होंने अपराधियों के गुट का पता लगाने के लिए रात में ही वारदात की जगह पर सबूत ढूंढना शुरू कर दिया। केस सुबह तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भादवानी थाना ट्रांसफर हुआ और ये खबर इलाके के कई आला अधिकारियों तक भी पहुंच गई। केस को गंभीरता से लिया गया और एसपी जगदीश डाबर ने एडिशनल एसपी अनिल पाटेदर के निर्देश पे एक स्पेशल टीम बना दी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे एसडीओपी दिनेश बोहान और थाना इंचार्ज दिनेश कुशवाहा। अब स्पेशल टीम ने हर एंगल से केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। केस की इकलौती गवाह सारिका थी। उसने अभी ही अपने पति को खोया था, तो कुछ भी ठीक से बताने की वो हालत में नहीं थी। पुलिस ने तय किया पहले केस को दूसरे हिस्सों से देखेंगे और बाद में जब सारिका सदमे से उभर आएगी तब उससे पूछताछ करेंगे। तब तक के लिए थाना इंचार्ज दिनेश कुशवाहा के साथ एसडीओपी दिनेश बोहान साइट पर गए और रोड पे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। हाईवे के मोड़ पर खून के धब्बे, सारिका की टूटी चूड़ियां और उसकी रोती हुई आवाज, हर चीज पुलिस को इस बात की तरफ ले जा रही थी कि ये कोई नॉर्मल लूट नहीं बल्कि एक प्लान्ड हमला था। पुलिस ने इंक्वायरी का पहला राउंड गवाहों से शुरू किया। हाईवे के आसपास की दुकानों पे पूछताछ, रात को निकलने वाले वाहनों की जानकारी निकालना और पूरे इलाके का सर्वे। मोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। शरीर पर क्रूरता के निशान थे। मारपीट इतने की कोई नॉर्मल लूट करने वाला ऐसा कर भी नहीं सकता। अगर सिर्फ पैसा चाहिए होता तो एक ही बार में आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मोहन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। एक तरफ पुलिस की एक टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम ने दोनों पति पत्नी का बैकग्राउंड पता करना शुरू किया। मोहन काग 38 साल का, भादवानी के दखौरजी इलाके में रहता था। एक प्राइवेट स्कूल की वो बस चलाता था और अपने घर के पास एक छोटी सी किराना और चाय नाश्ते की दुकान भी संभालता था। उसकी पत्नी सारिका काग सगाव से थी, परिवार और दुकान दोनों संभालती थी। परिवार में 2 बेटियां थीं, एक 17 साल की, एक 15 साल की, दोनों ही स्कूल जाती थीं। परिवार सरल था, जिंदगी में संघर्ष था। प्रॉपर्टी के नाम पे बस एक छोटी सी दुकान और एक ठीक ठाक सा घर ही था। स्कूल बस चलाने की तनख्वाह और दुकान से कमाई भी एवरेज थी। मोहन का रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह बस की ड्यूटी, दोपहर तक घर और दुकान और रात को परिवार के साथ वक्त बिताना। मोहन की मौत ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया था। सारिका लगातार रो रही थी, दोनों बेटियां सदमे में थीं और घर में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मोहन के साथ आखिर हुआ क्या। पोस्टमार्टम के बाद मोहन का शव छोटे भाई को दे दिया गया। भारी दिल से घर वालों ने मोहन का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद सारिका ने पुलिस को बयान दिया। सारिका ने बताया, मोहन ने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए थे, वसूली के लिए रात को निकले थे और पैसे लेके वो लोग वापस आ रहे थे। टीआई कुशवाहा का शक गया, इतनी बड़ी रकम एक प्राइवेट स्कूल के बस ड्राइवर के पास कैसे? कोई परिवार का जिम्मेदार आदमी रात को हाईवे पे कैश लेने आखिर क्यों जाएगा, वो भी अपनी पत्नी के साथ? घर पे 2 जवान बेटियों को अकेला छोड़कर। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब पुलिस ने सारे सबूतों की जांच शुरू की। सारे गवाहों से कई कई बार बयान भी लिया गया। सबका बयान तो एक ही जैसा था, पर सारिका के बयान लगातार बदल रहे थे। कभी कुछ घट जाता तो कभी कुछ बढ़ जाता। सारिका ने पहले बयान दिया, 3 लड़के आए, बिना बात किए हमला किया, 50,000 रुपए लूट लिए और पुल की तरफ भाग गए। पुलिस ने फिर चेक किया तो सारिका ने बताया, हम दोनों पैसे वसूली करने हाईवे पर निकले थे।
टीआई कुशवाहा को परेशानी हुई। सारिका की कहानी मिल नहीं रही थी। कभी लूट की कहानी बोलती, कभी पैसे के ट्रांजैक्शन की, और हर बार कहानी के तथ्य बदल जाते। धीरे धीरे सारिका के बयानों में बदलाव कुछ ज्यादा ही गहरे लगने लगे। केस की असली तस्वीर कुछ और ही है, इस बात का उन्हें अंदाजा लग गया। कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन में पहला बड़ा मोड़ आया। सारिका के मोहल्ले के लोगों से पुलिस को अपने गुप्त खबरी की मदद से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पता चला। पुलिस के खुफिया सोर्सेस ने बताया कि सारिका और उसकी दुकान के सामने बेकरी चलाने वाले 25 साल के नवीन बर्फा के बीच में अफेयर चल रहा था। मोहल्ले वालों ने बोला था कुछ दिनों पहले दोनों को आपत्तिजनक हालत में लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा था। जैसे ही पुलिस ने ये चेक किया, इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार बढ़ गई। अब केस की दिशा कुछ और ही हो गई थी। परिवार के आपसी संबंध, सारिका के नाजायज रिश्ते और कत्ल की साजिश वाले एंगल पर केस की दिशा शिफ्ट हो गई। पुलिस ने एक बार सारिका को बयान देने के लिए फिर से बुलाया। सारिका ने बोला, 30 नवंबर की रात 9 बजे हम घर से निकले थे। मैंने मोहन को इतनी रात को बाहर जाने से रोका था, पर वो नहीं माने तो मैं भी उनके साथ चली गई। मोहन अक्सर लोगों को उधार देते रहते थे और देर रात को रात भर वसूली के लिए बाहर भी रहते थे। पैसे लेकर हम जब वापस हाईवे पे पहुंचे, लड़कों का एक गुट बाइक पे आया। उन्होंने मुझे डंडा मार के चलती बाइक से नीचे गिरा दिया। फिर मोहन को भी सबने बहुत मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी मारा। फिर मैं उनसे दया की भीख मांगती रही, पर वो नहीं रुके। जब मोहन लहूलुहान हो गए, तब उन्होंने उनकी जेब से पैसे निकाले और वहां से गायब हो गए। पुलिस ने उनका बयान सुन के घर भेज दिया, पर सारिका का बयान अब सच्चा नहीं लग रहा था। पोस्टमार्टम में सामने आई चोटें, हाईवे के सीसीटीवी, गवाह, पड़ोसी, सबकी बातों से ये केस एक प्लान मर्डर है। पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था। पुलिस ने मोहन की बड़ी बेटी से पूछताछ के लिए एक महिला कांस्टेबल को भेजा। बड़ी बेटी ने बोला, माँ झूठ बोल रही है। पापा कभी रात भर पैसा वसूली करने के लिए बाहर नहीं जाते थे। और तो और, जिस रात पापा मरे, उस रात माँ जबरदस्ती जिद करके उन्हें बाहर लेकर गई थी। इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अब सारिका और आपसी रंजिश पर चला गया। परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोगों की डिटेल्स निकाली गई। ये सब डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई करते ही टीआई कुशवाहा ने सारिका को दोबारा बुलाया और पहले के स्टेटमेंट्स में गलतियों की वजह पूछी। सारिका का रंग सफेद पड़ गया। चिंता, डर, घबराहट, आवाज लड़खड़ाना शुरू हो गई। सारिका ने पहले की तरह रोते हुए वही कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस के सख्ती से पूछने पे सारिका टूट गई। रोते ही उसने सच कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही कत्ल की प्लानिंग की थी, नवीन के साथ मिलकर। इस बयान के बाद एसपी की टीम ने नवीन बर्फा को अरेस्ट किया। नवीन ने पूरा प्लान बताया और उनके बारे में भी बताया जो उसके साथ शामिल थे। नवीन के साथ बेकरी में काम करने वाला कपिल दुदवे गोदरी गांव से और नवीन का एक दोस्त करण नरगेश मल्हरा गांव गढ़वानी तहसील से शामिल थे, जिन्होंने मिलकर मोहन की हत्या करी थी। इन सब की डिटेल्स, फोन रिकॉर्ड्स, मोहन का रूटीन, सारिका का व्यवहार, नवीन और सारिका का रिलेशनशिप, हर चीज कंफर्म हुआ। नवीन ने यह भी बताया कि उसके साथ 2 और लोग भी शामिल थे, रवि और गजेंद्र, पास के ही इलाके से। पुलिस ने कपिल और करण दोनों को फौरन ही अरेस्ट कर लिया, पर रवि और गजेंद्र खबर मिलने पर फरार हो गए। कुछ दिनों में ही पुलिस की एक स्पेशल टीम ने रवि और गजेंद्र को भी ट्रेस कर लिया और अरेस्ट कर लिया। अब केस की सारी परतें धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो गई। मोहन की हत्या सिर्फ पैसा या लूट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अफेयर, परिवार, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप का एक बहुत ही पेचीदा जाल था। पुलिस ने इंटेरोगेशन शुरू की और नवीन और सारिका ने सब कुछ सच सच बताया। मोहन एक प्राइवेट स्कूल की बस चलाता था, जिसमें उसका और पत्नी का सारा घर खर्च चल जाता था। फिर उसकी 2 बेटियां हुई, जिनके साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ गया, तो उसने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। घर मोहल्ले की 20 सड़क पर था, इसलिए दुकान बहुत ही कम वक्त में खूब चलने लगी। मोहन स्कूल से वापस आकर सिर्फ शाम में ही दुकान चलाता। सारिका ने मोहन की मदद करने के लिए कई बार उससे दिन में दुकान खोलने की इजाजत मांगी, पर सारिका को दुकान में बैठने से उसने सख्त मना कर दिया। दरअसल सारिका बहुत ही खूबसूरत थी और मोहन को ये बात अच्छे से पता थी। मोहन को इस बात का अंदाजा भी था कि मोहल्ले के लोग उसे किस नज़र से देखते हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे, कमाई बढ़ाने की जरूरत हुई और धीरे धीरे करके सारिका ने मोहन की गैर मौजूदगी में दुकान संभालना शुरू कर दिया।
यहीं से मोहन की जिंदगी में वो दरार पड़ी जिसकी उसे हल्की हल्की भनक तो थी, पर पूरा सच उसे बहुत ही बाद में समझ में आया। करीब 1.5 साल पहले मोहन के घर के पास की एक खाली दुकान में एक नया किराएदार आया। 25 साल का नवीन बर्फा गढ़वानी से आया हुआ था। उसने वहां एक बेकरी खोल ली। नवीन शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। अपने गांव में उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी और नया व्यापार शुरू करने के लिए यहाँ आया था। दिखने में स्मार्ट, स्टाइलिश पहनावे वाला और औरतों को पसंद आने वाला अंदाज था उसका। वो बहुत ही जल्दी सबसे घुल मिल जाता और सबसे अच्छी दोस्ती बना लेता। बेकरी का काम उसे मुश्किल नहीं पड़ा क्योंकि वो साथ में गंडवानी से कुछ मजदूर भी लेके आया था। धीरे धीरे दुकान चल निकली और बेकरी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। इसी बेकरी की रौनक के बीच में एक ऐसी छाया पनपने लगी जिसने एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। धीरे धीरे कहानी एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जिसका सारिका को एहसास तक नहीं था। एक दिन नवीन ने उसे पहली बार देखा। सारिका दुकान पर बैठी थी। साधारण कपड़े, हल्की मुस्कान, पर खूबसूरती दिल जीत लेने वाली। नवीन दिल फेंक मिजाज का था। औरतों से बात करने का मजाकिया अंदाज था। कॉन्फिडेंट, मीठी मीठी बातें करने वाला और हर मौके का फायदा उठाने वाला। सारिका को देखते ही उसका दिल फिसल गया। उसे बस एक बहाना चाहिए था, एक रास्ता जिससे वो उससे बात कर सके। कुछ दिनों की तलाश के बाद नवीन ने वो मौका पा ही लिया। एक दोपहर मोहन जब घर पर नहीं था, नवीन दुकान पर आया और बोला, नमस्ते भाभी, मैं सामने वाली बेकरी का मालिक नवीन। मेरे लड़के दिन में 2-3 बार तो चाय पी ही जाते होंगे, आपसे ही ले लिया करेंगे। मैं शाम को आके हिसाब कर दिया करूंगा। बात छोटी सी थी, पर यही इस खतरनाक कहानी का पहला कदम था। सारिका ने बिना ज्यादा सोचे समझे हामी भर दी। नवीन मोहल्ले में नया था और चाय बेचने से दुकान की कमाई भी होती, इसलिए उसने सरलता से सर हिला दिया। पर उसे क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। नवीन हर शाम चाय के पैसे देने आता, लेकिन शाम को तो मोहन भी दुकान पर बैठता, जिस वजह से बात करने का उसे मौका नहीं मिल पाता। इसलिए नवीन ने अपनी चाल बदली। अब वो शाम की बजाय दोपहर में पैसे देने आने लगा, जब सारिका दुकान पर अकेली होती। धीरे धीरे वो सिर्फ पैसे ही नहीं देता, बल्कि बातचीत भी करने लगा। घर परिवार की बातें, मोहल्ले की बातें और फिर सारिका की तारीफें। भाभी, आप तो बहुत ही समझदार हैं। आपके हाथों की चाय कमाल की होती है। आप तो जितनी बाहर से खूबसूरत है, उतनी ही मन से भी खूबसूरत है। मीठी मीठी बातें, नवीन के मजाक और लगातार तारीफें सारिका के दिल में नवीन के लिए जगह बनाने लगे थे। अपने पति के व्यस्त जीवन और सख्त स्वभाव के बीच में उसे पहली बार किसी ने दिल खोल कर सराहा था, और ये बात सारिका को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि सारिका ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा है। उसके घर में 2 जवान बेटियां हैं और उसका एक गलत कदम उसके परिवार की पूरी जिंदगी नर्क बना सकता है। नवीन की लुभावनी बातें, दिलफेक अंदाज और सारिका की तारीफों का सिलसिला मिलकर सारिका को ऐसे रास्ते पर ले गए जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। रोज शाम को दोनों के बीच में फोन पर बातें होने लगी, चुपके से मैसेजेस और फिर चुपके से मिलना, जिसका रोमांच एक लत की तरह था। इन सब ने मिलकर उनके रिश्ते को और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बना दिया। एक हफ्ते में ही नवीन ने सारिका को अकेले मिलने के लिए मना लिया, और जैसे ही दोनों मिले, सारिका की इच्छाएं खुलकर बाहर आईं। नवीन से उसने अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाए। ये वो मोड़ था जहां से दोनों की जिंदगी बर्बादी की ओर चल पड़ी। नवीन तो पहले से ही सारिका का दीवाना हो चुका था, लेकिन अब सारिका भी अपने से लगभग 10 साल छोटे प्रेमी के जोश और पागलपन की दीवानी बन गई। जब भी मौका मिलता, दोनों एक दूसरे की वासना में डूब जाते, बिना ये सोचे कि बाद में इसका अंजाम क्या होगा। सारिका की खूबसूरती के चर्चे पहले से ही मोहल्ले में थे। कई लोग उसे गलत निगाहों से देखते भी थे। अब जब नवीन, जो मोहल्ले में नया था लेकिन दिखने में स्मार्ट था, उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा, तो मोहल्ले वालों को फौरन शक हो गया। लोगों ने महसूस किया कि दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हैं। धीरे धीरे पूरे इलाके में दोनों की अफवाहें फैलने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब सिर्फ अफवाह नहीं, सच पकड़ा जाने वाला था। घटना से कुछ दिनों पहले दोपहर के समय नवीन सारिका के घर में था। दोनों ही शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त थे, लेकिन किस्मत खराब थी। कुछ लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नवीन तो चालाक ठहरा। वो खतरा भांप गया और पीछे वाले दरवाजे से भाग निकला।
नवीन तो बच निकला, लेकिन सारिका आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई। इसके बाद इलाके में उनके चर्चे आग की तरह फैल गए। जब मोहल्ले की ये बातें मोहन तक पहुंची तो उसका पूरा संसार बिखर गया। जब मोहन को अपनी पति और नवीन के रिश्ते के बारे में सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। घर में जोरों का झगड़ा हुआ। मोहन ने सारिका को समझाने की कोशिश की, उसकी गलतियों को सुधारने का मौका दिया, लेकिन सारिका अब उस राह पर बहुत आगे निकल चुकी थी। ना नवीन पीछे हटना चाहता था और ना ही सारिका, और दोनों ही इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। मोहल्ले में पकड़े जाने के बाद हालात बदल गए थे। पहली बार लगभग 10 दिन तक नवीन और सारिका एक दूसरे से नहीं मिल पाए। इस दूरी ने दोनों को ही बेचैन कर दिया। इसी बेचैनी में घटना से कुछ दिनों पहले दोनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला लिया। मोहन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद नवीन ने अपनी बेकरी में काम करने वाले कपिल दुदवे को पैसे देकर साथ में मिला लिया, जिसने अपने साथी करण नारगेश और कुछ और लोगों को भी राजी कर लिया। प्लान तैयार था, बस मौके का इंतजार था। नवीन ने इशारा दिया और सारिका मोहन को बहाने से एक सुनसान जगह पे ले आई। मोहन को शक भी नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसे जाल में ले जा रही थी। जैसे ही मोहन उस सुनसान जगह पर पहुंचा, पहले से छुपे नवीन और उसके साथी अचानक से उस पर टूट पड़े। लाठियों और पत्थरों से उसे बेरहमी से पीटा गया। मोहन को चीखने तक का समय नहीं मिला और कुछ मिनट में ही उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। ये सब देखकर भी सारिका के चेहरे पर पछतावे की कोई लकीर नहीं थी। उसने अपने प्रेमी के लिए अपने ही घर की नींव, अपने ही पति को मिटा दिया था। इसके बाद उसने पुलिस को वही कहानी सुनाई जो उसने पहले से ही गढ़ी हुई थी, कि मोहन दुश्मनों की रंजिश में मारा गया और वो खुद भी डरी सहमी है। दिसंबर 2024 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केस का फैसला सुनाया। जज ने पूरे केस को डिटेल में सुना। प्रोसिक्यूशन ने फॉरेंसिक एविडेंस, मोबाइल रिकॉर्ड्स, सारिका और नवीन के कॉल लॉग्स, सीसीटीवी फुटेज, मोहन की बड़ी बेटी का स्टेटमेंट और पूरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने रखी। जज ने सारे आरोपियों को दोषी पाया और सारिका काग, नवीन बर्फा को आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उम्र कैद की सजा सुनाई, बिना पैरोल के कम से कम 20 साल जेल। कपिल दुदवे और करण नारगेश को हत्या में शामिल होने के लिए, प्लान में मदद करने के लिए 18-18 साल की जेल हुई। रवि और गजेंद्र को सबूतों से छेड़खानी करने के लिए और नजर रखने के लिए 10-10 साल के लिए जेल हुई। सभी आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। मोहन काग की बेटियों के खाते में ये सारे पैसे जमा करे गए। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।